एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो यूक्रेन रशिया युद्ध की तरफ से आ रही है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने हमारे डिफेंस मिनिस्टर को फोन किया और ये बताया कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है और इससे जो यूक्रेन रशिया युद्ध है उसमें और एस्केलेशन आ सकता है और रशिया इसके खिलाफ यानी कि यूक्रेन के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई कर सकता है। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि भाई कोई भी निर्णय लेने से पहले डिप्लोमेसी का यूज करें और इस तरह की हरकतें ना करें, एक दूसरे पे एस्केलेशन ना करें, जो कि हमारे साहब कह ही सकते थे। बस इतना ही उन्होंने कहा। अब हम लोग इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। असल में डर्टी बम होता क्या है? डर्टी बम वो बम होता है जिसमें कि नॉर्मल जैसे कि डायनामाइट में कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलाकर उसको विस्फोट किया जाता है और नॉर्मल बम की तरह ही ये एक्सप्लोशन करता है और नुकसान पहुंचाता है। इसमें जो रेडियो एक्टिव पार्ट होते हैं वो हवा में बिखर जाते हैं, जिससे कि जो वहां के लोग हैं उनको थोड़ी सी मिचली आती है और डेजीनेस होता है, भ्रम होता है, कुछ समझ में नहीं आता है और इससे बड़ी कोई भी बीमारी नहीं होती है। बस जो विस्फोट से नुकसान होता है उतना ही होता है। अब ये विस्फोट जितना बड़ा हो सकता है उतने ज्यादा नुकसान इसमें होगा। तो यूक्रेन ऐसा कर क्यों रहा है? यूक्रेन इसलिए कर रहा है कि इस प्रकार की अगर वो हरकतें करेगा जिससे कि वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल जाएंगे, फिर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहेगा कि जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका अध्ययन किया जाए और ये इल्जाम लगाना चाहता है रशिया पे कि रशिया ने यहाँ पर छोटा न्यूक्लियर अटैक किया है। ये रशिया का कहना है, पर वहीं यूक्रेन का ये कहना है कि वो किसी भी तरह की इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा है। जो भी अगर अटैक होगा रशिया की तरफ से न्यूक्लियर अटैक, तो वो सबके सामने ही होगा और वो इस तरह की कोई भी चीजें नहीं कर रहा है। वहीं यूएस वो भी यही कह रहा है कि यूक्रेन पे जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। रशिया इसकी आड़ में अपना रेडियो एक्टिव बम फोड़ना चाहता है। तो नटसेल में आप ये समझिए कि यूक्रेन ये चाह रहा है कि रशिया पे ये इल्जाम लग जाए कि रशिया ने न्यूक्लियर बम फोड़े हैं, इसके लिए कुछ अलग अलग पैतरे आजमा रहा है और रशिया ये कह रहा है कि अगर इस तरह के पैतरे आजमाओगे तो हम सच में बम फोड़ देंगे। रशिया यूक्रेन युद्ध की बात ही चली है तो अब रूस के द्वारा अफगानिस्तान के जो कमांडोज थे, जो कि उनकी नेशनल डिफेंस फोर्सेस के जो कमांडोज थे, जिसको कि अमेरिकन ने बनाया था और $90 बिलियन उन्होंने खर्च किए थे, ये कमांडोज जो कि अमेरिका में भी शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, उनकी नेवी सील में भी शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, उनकी एयरफोर्स स्कूल में शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, अब ये कमांडो इस्तेमाल किए जाएंगे रशिया के द्वारा यूक्रेन युद्ध में। रशिया के द्वारा इन कमांडोज को ढूंढा जा रहा है, संपर्क किया जा रहा है और इनको पैसों के लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं ताकि ये उनकी तरफ से लड़े। अगर उनकी तरफ से लड़ते हैं तो ये वेस्टर्न देशों की जो टैक्टिक्स हैं उससे माहिर हैं, उसको जानते हैं। इन लोगों को उस समय छोड़ दिया गया था जब अमेरिका अफगानिस्तान से भागा था। कुछ 20,000 इस प्रकार के सोल्जर्स अफगानिस्तान में छोड़ दिए गए थे जो कि अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं। तालिबान इनको ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। कुछ इनके बड़े अधिकारी देश से बाहर चले गए थे, उनको यह मौका मिला, पर सभी सैनिकों को यह मौका नहीं मिला था। कुछ पड़ोसी देशों में चले गए हैं, छुप गए हैं, कुछ अपने ही देशों में छुपे हुए हैं और उनमें से बहुत से लोग इस तरह का इंतजार कर रहे हैं कि उनके देश से उनको बाहर निकाला जाए, पैसे दिए जाए, उनकी फैमिली को सेटल किया जाए। तो इस तरह के युद्ध में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, एटलीस्ट उनकी फैमिली सेटल हो जाएगी। बात कर लेते हैं चीन की। चीन के द्वारा नेपाल में एक थिंक टैंक को पैसे दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि स्टडी करो कि भारत में जो गोरखा लोग भर्ती के लिए जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, कैसा क्या लगाव है, क्या ये पैसे का लगाव है, कितने पैसों का लगाव है, उनसे उनको क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ये सारी चीजें पता करने के लिए उन्होंने थिंक टैंक को हायर किया हुआ है। यहाँ पर चीन 2-3 तरीके की चीजें इन सब डेटा से कर सकता है। पहले कि नेपालियों को, नेपाली गोरखा को अपने यहाँ भर्ती करने के लिए लुभावने ऑफर दे सकता है। दूसरा, ये भारतीय आर्मी में आने वाले गोरखास को न आने के लिए भड़काया जा सकता है। तीसरा ये कि उन गोरखास के मन में कुछ ऐसी चीजें जो कि इंडिया के खिलाफ हो वो डालकर उनको भारत में भर्ती करवाया जा सकता है, जिससे कि वो भारत का नुकसान कर सके फौज में रह के। ये 3 तरह की संभावना है। इन 3 तरह की संभावनाओं को वो टटोल रहा है, थिंक टैंक से बोल रहा है कि देखो क्या वो कर रहे हैं, मतलब क्यों भारत के प्रति वो आकर्षित हैं, क्यों वो भारत में जाके लड़ते हैं, अपनी जान भी दे देते हैं और किसी एक देश के नागरिक दूसरे देश की सिक्योरिटी के लिए क्यों भर्ती होने जा रहे हैं। बात करते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी में 2-3 तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं या आगे चलेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ खबरें आई हुई हैं, जैसे कि टेट बीएफ, जैसे कि नए एयरक्राफ्ट कैरियर और जैसे कि अभी का जो नेवी को अपने डेक पर बेस्ड एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है
उससे रिलेटेड खबर की। असल में टेड बीएफ पे जो काम किया जा रहा है उसमें एडीए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के द्वारा ये कहा गया है कि अभी तो हम लोग स्टोबार टेड बीएफ पे ही काम कर रहे हैं, पर इसको आगे कार्टोबार टेड बीएफ में चेंज किया जाएगा। अभी तो हम आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य में उड़ने के लिए इन एयरक्राफ्टों को डेवलप कर रहे हैं, पर 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला जब दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का मसौदा सामने आएगा उसमें हम लोग कार्टोबार का ही इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए टेड बीएफ को कार्टोबार से उड़ने योग्य बनाना होगा। तो स्टोबार में थोड़े से चेंजेस करने के साथ ही ये एयरक्राफ्ट कार्टोबार वाला बन जाएगा, वहां से टेक ऑफ करने कैटापल्ट टेक ऑफ करने योग्य ये हो जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसमें कार्टोबार सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। कार्टोबार से ये फायदा होता है कि एयरक्राफ्ट को हैवी पेलोड ले जाकर उड़ने की क्षमता है वो प्राप्त हो जाती है। ये साथ में एडिशनल फ्यूल टैंक ले जा सकते हैं, भारी भारी हथियार भी ले जा सकते हैं। वहीं बोइंग के द्वारा अपने एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी यदि चाहती है इसमें अपने भारतीय हथियार लगाना, जैसे कि अस्त्र या 100 मिसाइल या हमारा जो रुद्रम है, तो ऐसी मिसाइलें लगा सकती हैं। इसके लिए वो ओपन है और वो अपने एयरक्राफ्ट को इस तरह से ही इंडियन नेवी के सामने प्रस्तुत करेंगे कि इसमें जो भी हथियार चाहिए वो लगा सकते हैं। शुरुआत में अगर इंडियन नेवी चाहती है तो बोइंग के इस एयरक्राफ्ट में जो हथियार लगकर आ रहे हैं वो हथियार का पैकेज भारत को दे दिया जाएगा। कालांतर में या फ्यूचर में भारत चाहता है तो अपने हथियार आसानी से इसमें इंटीग्रेट कर सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है, ये कहने वाली बात होती है। उनकी दसियों शर्तें होंगी जब हम अपने इसमें हथियार इंटीग्रेट करने जाएंगे। तो बात कर लेते हैं मलेशिया की। अभी डिफेंस एक्सपो 2022 खत्म हुआ है और मलेशियन ऑफिशियल्स ने इसके साइडलाइन में ये कहा और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये खबर आई है, उनको बताया गया कि वो ब्रह्मोस के प्रति आकर्षित हैं और ब्रह्मोस के एनजी वेरिएंट, नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट के प्रति आकर्षित हैं और उसको खरीदने का फैसला कर रहे हैं। हालांकि ये वेरिएंट अभी बना नहीं है और इसके लिए तो काफी देश दीवाने हैं, तो इसी जो लिस्ट में मलेशिया का नाम भी जुड़ जाता है। हम जानते हैं कि फिलीपींस के द्वारा ऑलरेडी ब्रह्मोस के नॉर्मल वेरिएंट को खरीदा जा चुका है। इसके लिए इंडोनेशिया भी आगे आया था और इंडोनेशिया के साथ जो बात है वो एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। और हमारे जब भारत के प्रधानमंत्री की जब आसियान यात्रा होगी अगले महीने, तो उसमें जब इंडोनेशिया वो पहुंचेंगे तब वहां पर इस चीज को भी सामने रखा जाएगा कि इसके आगे क्या करना है, इसको कैसे खरीदना है। इसके अलावा भी कई बार ये कहा गया है कि वियतनाम को ये मिसाइल चोरी छुपे पहुंचा दिए गए हैं, पर अभी इसका प्रूफ निकलकर सामने नहीं आया। तो मलेशिया तेजस एयरक्राफ्ट खरीदे ना खरीदे, वो ब्रह्मोस एनजी पे नजरें गड़ाए हुआ है। जब ये डेवलप हो जाएगा, इसके ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे, तब मुझे लगता है कि बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। वो इस ब्रह्मोस एनजी को अपने SU-30 में लगाना चाहता है, जिस तरह से भारत ने अपने SU-30 में, SU-30 MKI में ब्रह्मोस को इंटीग्रेट कर लिया है, उसी तरह वो चाहता है कि वो भी ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करे पर इसके नेक्स्ट जनरेशन वाले वेरिएंट। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।